नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। इस पाठशाला में सबकी यहां क्लास लगेगी। यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा। वो कौन कौन से चैप्टर हैं आज जो खबर के हम आपके सामने खोलने वाले हैं, सिलसिलेवार तरीके से पाठशाला की शुरुआत में सबसे पहले आपको वही बता दें। बात होगी अग्निपथ पर स्कीम पर पीएम मोदी ने बड़ा फैसला कर लिया। वो कौन सा बड़ा फैसला है वो बताएंगे आपको। मोदी के हर रिफॉर्म में राजनीति के स्पीड ब्रेकर का चैप्टर आज खुलेगा। चैप्टर खुलेगा कि 24 साल पहले अग्निपथ स्कीम लागू हो चुकी होती अगर क्या है ये बताएंगे आप। साथ ही पाकिस्तान को हराने वाले 71 के अग्निवीरों का चैप्टर आज न्यूज की पाठशाला में आपके सामने खुलेगा। सेना में अग्निवीरों की पहली भर्ती की एक एक डिटेल आज पाठशाला में बताएंगे आपको। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले अग्निपथ स्कीम पर विवाद के बाद पीएम मोदी के बड़े फैसले का चैप्टर। अग्निपथ स्कीम के विरोध में पूरे देश में हिंसा हुई, राजनीति भी हो रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इसका हाल भी कृषि कानून जैसा होगा, मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। इसी बीच पीएम मोदी कल तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इस मीटिंग से पहले पीएम मोदी ने अग्निपथ स्कीम पर एक बड़ा फैसला कर लिया और साफ संकेत दे दिए कि पीएम मोदी न रुकेंगे न झुकेंगे, फिर चाहे उन्हें कोई कितने भी अपशब्द कहे, उनके खिलाफ चाहे जितना एजेंडा चलाए, फिर चाहे उनके खिलाफ कितना भी कैंपेन किया जाए, फिर चाहे उनके खिलाफ कितनी भी राजनीति हो, सेना में सुधारों पर वो पीछे हटने वाले नहीं है। आज पीएम मोदी ने अपने सभी विरोधियों को बड़ा मैसेज दे दिया। विरोधियों को आज पीएम मोदी का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। पिछले 2 दिनों में पीएम मोदी के 2 बड़े बयानों से समझिए कि ना पीएम मोदी रुकने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। आज उन्होंने कहा कि कुछ फैसले अनुचित लग सकते हैं, पर राष्ट्र निर्माण के लिए वो फैसले बेहद अहम होते हैं। और कल पीएम ने कहा था कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। पीएम मोदी सीधे संकेत दे रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम सेना के भले के लिए है, लेकिन इस पर विरोध अब मोदी विरोध में बदल चुका है। कोई पीएम मोदी के मरने की कामना कर रहा है, कोई उन्हें अपशब्द कह रहा है, कोई खून खराबे की धमकी दे रहा है। अग्निपथ के विरोध के नाम पर पीएम के खिलाफ एक एजेंडा चला दिया गया है। एंटी मोदी ब्रिगेड यह एजेंडा चला रही है कि जैसे पीएम ने एक दिन में अग्निपथ स्कीम बना ली और बिना सोचे समझे तुरंत लागू कर दिया हो। आज ऐसे लोगों की पाठशाला में क्लास लगेगी, ऐसे लोगों की जिन्होंने हर रिफॉर्म पर राजनीति की टांग अड़ाने की परंपरा बना ली और विरोध के नाम पर हर बार मोदी विरोध में उतर आते हैं। इस बार अग्निपथ स्कीम के नाम पर भी यही हो रहा है। सुनिए जरा कि कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ा, पूरा देश चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने 8 सालों में आपने कोई नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, और आज आपने देश को भेज दिया। आपने रेल भेजा, हवाई जहाज भेजा, कल कारखाने सारे आपने भेज दिए, नोट भेज दिया, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं। इसका आक्रोश आज हमारे तमाम युवाओं के साथ है। आप देख लीजिए, आप लोग युवा सड़क पर है और मैं कहना चाहता हूं किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ
देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ नहीं होगा। तो एक कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हूं या फिर नेता सुबोधकांत सहाय, नरेंद्र मोदी के लिए, पीएम मोदी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए कोई नया पैटर्न नहीं है। उन अपशब्दों की लंबी लिस्ट है जो अपशब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे गए, लेकिन ये नेता अपनी राजनीति के लिए सिर्फ मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे भारतीय सेना और भारतीय सेना के जवानों का अपमान हो रहा है। कोई कह रहा है कि अग्निवीर नक्सली बन जाएंगे, कोई कहता है कि सुपारी किलर बन जाएंगे, कोई सेना पर शक जता रहा है, तो कोई कह रहा है कि इन्हें आरएसएस के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे नेताओं को जरा सुनिए आप पहले। आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। तो यदि ऐसे इस प्रकार के हजारों की संख्या में बिल्कुल नौजवान बच्चे हैं और वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसके सामने क्या है? यदि वो गुमराह हो गए तो उस गांव के, उस शहर के, उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी? 4 साल में उसको बेघर कर दीजिएगा, फिर वो युवा एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, गोली चला देगा किसी पर, देश में तमाशा होगा, खून खराबे देश में होंगे, बंदूक पकड़ेगा युवा, अग्निपथ, पूरा युवा खून से लथपथ, यही है अग्निपथ। कम से कम देखिए, सेना को मत बेचिए। जिसके लिए बनाई है वो संतुष्ट हो जाए तो हमें क्या समस्या है, लेकिन जिसके लिए बनाई है वो बेचारा संतुष्ट नहीं है, वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है। तो जब तक वो रोएगा, हमारा ये दायित्व बनता है कि उसके रोने की बात, उसके दुख का विषय जो है वो हम देश के सामने रखें। और इसमें सिर्फ नौजवानों की समस्या नहीं है, नौजवानों की तो बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है हमारी फोर्सेस का, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट का विषय है। तो लोग अग्निपथ स्कीम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि अग्निपथ स्कीम अचानक से नहीं आई। इसके बारे में आज से 23 साल पहले कारगिल रिव्यू कमेटी ने सिफारिश की। 1999 के कारगिल युद्ध के 3 दिन बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सेना की औसत उम्र 32 साल से घटाकर 26 साल की जानी चाहिए। इसी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि सेना को हमेशा यंग और फिट होना चाहिए। आर्म फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उसमें भर्ती के लिए एकीकृत मैन पावर पॉलिसी बननी चाहिए और सेना में 17 साल की बजाय 7 साल या फिर 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। 7 या 10 साल की सर्विस के बाद अफसरों और जवानों को अर्धसैनिक बलों में नियुक्त किया जाना चाहिए। ये 1999 में बनाई गई कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर है। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि नए उपायों से सेना की औसत उम्र भी घटेगी और पेंशन बजट भी कम होगा। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1960 के बाद से सेना का जो पेंशन बजट है, वो पेंशन बजट लगातार बढ़ रहा है। अब ये पेंशन बजट, अगर हम आज की तारीख में कह रहे हैं कि बजट बढ़ रहा है, तो उसके आंकड़े आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको भारतीय सेना में जो पेंशन्स के जो आंकड़े हैं, वो आपको आंकड़े बताते हैं ताकि आंकड़े आपको याद रहें और कोई आपसे तर्क वितर्क अगर करे तो आप उसे बताने लायक हों कि हां भाई, जो पेंशन्स के आंकड़े कहे जा रहे हैं वो आंकड़े किस तरीके से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि पेंशन के आंकड़े क्या हैं और हम क्यों कह रहे हैं कि ये कैसे बढ़ते जा रहे हैं, और इन आंकड़ों के बढ़ने से सेना का जो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे प्रभावित होता है, यह भी आपको पाठशाला की इसी कक्षा में समझाएंगे। सेना के इस वक्त जो हैं कितनी है, 26 लाख पेंशनर्स हैं। अब सोचिए 26 लाख लोग ऐसे हैं जो कि पेंशन पर हैं। 26 लाख लोग पेंशन पर इस वक्त हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ, बिंदु नंबर आपका 1 हुआ। अब इनमें क्या है, इनमें हर साल 55,000 पेंशनर्स जुड़ते हैं। ये भी आप लिखकर याद रखिए जरा। 55,000 जो पेंशनर हैं वो प्लस होते हैं हर साल। ये आंकड़ा साल दर साल कितनी बढ़ता जा रहा है, हर 2 साल में 1 लाख 1 लाख 1 लाख बढ़ते जाए। अब सेना की जो पेंशन का बजट का जो आंकड़ा है उसको जरा आप देखिए, वो मैं आपको साल दर साल तरीके से समझा देता हूं। ये दोनों चीजें आपने देख ली, अब देखिए पेंशन का आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है। सबसे पहले बात साल 1990 की कीजिए, जब एक कमेटी बनी थी, उससे ठीक
10 साल पहले की। 1990 में क्या होता था, जो पेंशन का जो बजट था वो 1568 करोड़ रुपए था। ये 1990 की बात मैं आपको बता रहा हूं। 1990 में 1568 करोड़ रुपए। उसके ठीक 9 साल बाद की बात कीजिए, 1999 की। इस रिपोर्ट के आने के, इस कमेटी के रिपोर्ट आने के आसपास का यह आंकड़ा है, जिसमें बढ़कर के 6,932 करोड़ रुपए ये पेंशन का बजट हो गया था सालाना। अब आप सिर्फ इन दोनों आंकड़ों में आप कंपैरिजन कर लीजिए कि लगभग 4,500 करोड़ का बढ़ोतरी इसमें हो जाती है। अब सीधे आते हैं जंप टू 2021, क्योंकि मोटे मोटे आंकड़े आपको पता होने चाहिए। साल 2021 में आंकड़ा कहां पहुंचा, यह बैठा 1.02 लाख करोड़। यानी 1990 में जो आंकड़ा 1,568 करोड़ था, 2021 में 1 लाख करोड़ से आंकड़ा ज्यादा पहुंच चुका है। रक्षा बजट के हर 100 रुपए में आज की तारीख में 25 रुपए सिर्फ पेंशन पर खर्च किए जा रहे हैं, और ये खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए कि हर साल 55,000 नए पेंशनर्स इन्हीं 26 लाख के आंकड़ों में जुड़ते जाएंगे, और बजट इसी रफ्तार से लगातार बढ़ता जाएगा कि पिछले 31 सालों में 1,568 से बढ़कर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट ही बैठ चुका है। अब आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सच यही है कि पेंशन पर बड़ी रकम खर्च करने का मतलब है कि जो दूसरे खर्चे हैं सेना के, उनमें कटौती करना या उनको लिमिटेड कर देना। अगर हम रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ सैलरी पर और पेंशन पर खर्च करते रहेंगे, तो फिर हथियार कहां से आएंगे, उपकरण कहां से खरीदेंगे, जो किसी भी सेना को मजबूत करने के लिए जरूरी होते हैं, उनकी बुनियाद होते हैं। और इसलिए अग्निपथ स्कीम आई कि सेना को युवा सैनिक मिलेंगे, पेंशन का खर्च कम होगा, जो न सिर्फ आगे सेना को मजबूत करेगा, बल्कि युवा शक्ति जब सेना में आएगी तो सेना की जो उम्र है औसत, वो कहीं ज्यादा घट जाएगी। लेकिन सेना की जो औसत उम्र है उसको घटाने की बात क्यों कही जा रही है, यह भी जरा आप समझिए। अब आपको सीधा लिए चलते हैं 1971 के युद्ध के उदाहरण से समझाते हैं आपको। 1962 में चीन से युद्ध के बाद भारत ने अपनी सेना का जो दायरा है वो दायरा बढ़ाया। 1963 में 2 लाख से 1967 में इसे 8 लाख किया गया। 5 सालों में लगभग 6 लाख सेनानी बढ़ा दिए गए, सैनिक बढ़ा दिए गए। नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर यंग ऑफिसर्स आए और यंग सैनिक भर्ती हुए, नौजवान भर्ती हुए। जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ा, तो इसी यंग ब्रिगेड ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, जबकि पाकिस्तान ने 1950 में अपनी सेना का विस्तार कर दिया था, और इसीलिए भारतीय सेना के मुकाबले पाकिस्तान की सेना उतनी युवा नहीं। ये युवा शक्ति की ताकत है। भारतीय सेना के सामने पेंशन बिल की समस्या 1965 के बाद से लगातार बढ़ती गई। इसकी 2 मुख्य वजह थी। पहली वजह, 1962 के युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती हुई, जो कि आपको बताया हमने आंकड़ों के बाद। और दूसरी वजह यह कि 1965 में जवानों की सेवा 7 साल से बढ़ा करके 17 साल की सेवा कर दी। सेना में सर्विस का बढ़ाए जाने का मतलब है कि ज्यादा सालों तक सेना में काम करना, जिसका सीधा मतलब यह कि धीरे धीरे करके सेना में काम करने वाले सैनिकों की औसत उम्र बढ़ जाना। और यही वजह थी कि 1965 में सर्विस को 7 साल से बढ़ा करके 17 साल किए जाने से 1999 जो करगिल युद्ध आया, वो करगिल युद्ध आते आते सेना की उम्र 32 साल हो चुकी। उसी करगिल युद्ध के खत्म होने के 3 दिन बाद एक कमेटी गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट ये सामने है, जो कि आज तस्दीक करती है कि अग्निवीरों का आना कितना जरूरी है भारतीय सेना की मजबूती के लिए, देश की सुरक्षा को और समृद्ध करने के लिए। 1985 में भी भारतीय सेना में सुधार की सिफारिश की गई थी। 1985 की सिफारिश के मुताबिक युद्ध क्षेत्र में जवानों की सर्विस सिर्फ 7 साल होनी चाहिए और उन्हें अधिकतम 25 साल का होना चाहिए, यानी 18 साल की भर्ती हो जानी चाहिए। कॉम्बैट यूनिट जो होती है, कॉम्बैट यूनिट में 7 साल की सर्विस के बाद इन जवानों को दूसरी यूनिट में तैनात करना चाहिए। जो सैनिक टेक्निकल और स्किल्ड कामों के लिए भर्ती हुए हैं, उन्हें 35 साल तक काम लिया जा सकता है, यह भी सिफारिश कर दी गई। और इसीलिए सेना लगातार कह रही है कि सेना में सुधारों की प्रक्रिया बहुत सालों से पेंडिंग है। आज नहीं तो कल इसे लागू करना मजबूरी हो जाएगा।
और वो मजबूरी ना हो, हम वक्त रहते सुधार कर लें, इसलिए अग्निपथ स्कीम लाई गई। आप सुनिए जरा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी क्या कह रहे हैं। ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके। और अग्निपथ स्कीम का जिक्र करते हुए सेना की तरफ से टीथ टू टेल रेशियो के बारे में बताया गया। अब ये टीथ टू टेल रेशियो क्या है ये समझिए, और इस टीथ टू टेल रेशियो का अग्निपथ स्कीम से क्या संबंध है ये बताता हूं आपको। सबसे पहले समझिए कि टीथ टू टेल रेशियो होता क्या है। इस रेशियो का मतलब यह होता है कि युद्ध के मैदान में लड़ने वाले सैनिक, जिसे टीथ कहा जाता है, उसे सपोर्ट करने के लिए पीछे कितने जवानों की जरूरत है, और इन सपोर्ट करने वाले जवानों को टेल कहा जाता है। टेल रेशियो जितना कम होगा उतना बेहतर। तो सेना में टीथ टू टेल रेशियो अगर दूसरे देशों की तुलना में अगर देखा जाए तो भारत में ये ज्यादा है। अब ये ज्यादा कैसे है ये आपको बताते हैं कि टीथ टू टेल रेशियो का भारत में क्या आंकड़ा है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। टीथ टू टेल रेशियो जो है वो क्या है ये आपको बताया। अब भारत में टीथ टू टेल रेशियो का आंकड़ा क्या कहता है ये आपको एक एक करके बताते हैं। मोटे तौर पर मानकर आप चलिए कि भारत की जो सेना की हर डिवीजन है, हर डिवीजन में 8,829 यानी 8,829 जवान पर डिवीजन। अब ये आंकड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताऊंगा। टीथ टू टेल रेशियो को समझने के लिए समझिए कि भारत में सेना में हर डिवीजन में 8,829 जवान ऐसे होते हैं जो कि सपोर्ट स्टाफ की तरह काम करते हैं, जो पीछे से बैकअप की तरह काम करते हैं। वो नॉन कॉम्बैट रोल में होते हैं, यानी वो फ्रंट पर जाकर लड़ भले नहीं रहे हैं, लेकिन इन जवानों के बिना युद्ध भूमि में पार पाना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान की सेना में आंकड़ा कितना है? पाकिस्तान की सेना में, यह भारत की बात है। अब जो दूसरा आंकड़ा मैं रखने जा रहा हूं, यह आपको मैं रखने जा रहा हूं पाकिस्तान का आंकड़ा। पाकिस्तान का आंकड़ा क्या कहता है टीथ टू टेल रेशियो में? पाकिस्तान का आंकड़ा है 2307 पर डिवीजन का आंकड़ा है। उसके अलावा जो चीन की बात करते हैं, चीन का आंकड़ा कितना है? चीन की यहां मैं बिंदु नंबर 3, भारत 8,829, पाकिस्तान 2,307, तो चीन का आंकड़ा है 1,274 जवान पर डिवीजन। यह चीन का आंकड़ा है। अग्निपथ योजना का यह कहकर विरोध किया जा रहा है कि 4 साल बाद जो युवा हैं, जो सेना से बाहर आएंगे, अगर उन्हें काम नहीं मिला तो वो नक्सली बन सकते हैं, या जो जवान है वो अपराधी बन सकते हैं। हालांकि मोटे तौर पर ये एकदम बेतुकी बात है, और ये सीधे सीधे सैनिकों का अपमान है। ये देशवासी खुद समझ रहे होंगे। लेकिन अगर इस बेतुके तर्क पर जाएं भी तो मैं आपको विश्व के दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ था उसका आंकड़ा क्या कहते हैं बताऊं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 4 करोड़ सैनिक ऐसे थे जिनकी अब युद्ध के मैदान में जरूरत नहीं थी। इसी वजह से बेरोजगारी की समस्या बढ़ी। लेकिन इससे वो जो सैनिक हैं वो अपराधी नहीं बन गए थे। सेना और युद्ध भूमि में मिले अनुभव से वो अपने आप को आगे बढ़ाते हुए नजर आए थे। सोचिए 4 करोड़ लोग दूसरे विश्व युद्ध में बेरोजगार हुए थे। वो जाकर के लूटपाट नहीं करने लग गए थे, वो बंदूक के दम पर अपना घर नहीं भरने लग गए थे। उनको जो सेना का अनुभव था उस अनुभव से वो आगे बढ़े। दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क विरोध में दिया जा रहा है कि 4 साल में किस तरह के सैनिक तैयार होंगे। तो इसे भी आप दूसरे विश्व युद्ध के उदाहरण से समझिए
कि जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 20 लाख भारतीयों को अंग्रेजों ने भर्ती किया था और इस आर्मी ने जापान जैसे कई मजबूत सेनाओं को दूसरे विश्व युद्ध में मात दी थी, तो यह आर्मी की ट्रेनिंग की कुव्वत होती। अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि अग्निपथ का विरोध पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से मोदी विरोध है। पिछले कुछ अरसे से खतरनाक खेल चल रहा है कि जो भी मामला हो, हर मामले में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाए। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से पीएम मोदी के खिलाफ साजिशों की एक टूल किट तैयार कर ली जाती है। वो कौन कौन सी टूल किट थी, जरा आप याद कीजिए। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको सब याद आएगा। याद कीजिए कि मुस्लिम खतरे में हैं, ये वाली टूल किट थी। इस टूल किट ने कैसे कैसे प्रचार किया था, क्या क्या तर्क गढ़े गए थे, आपको बखूबी याद होगा। फिर एक और टूल किट सामने आई, नाम दिया गया कि अर्थव्यवस्था खतरे में है। फिर एक और टूल किट सामने आई, वो हालिया की टूल किट है कि अरब देशों के सामने हम झुक गए हैं। ये नैरेटिव सेट किया गया। एक और नैरेटिव सेट किया गया, एक और टूल किट आई जिसमें कहा गया कि सर तन से जुदा, ये नारे लगाए गए, माहौल बिगाड़ा गया। इन तमाम टूल किटों को जब निष्क्रिय होते हुए देखा तो उसके बाद अब ये नई टूल किट तैयार कर ली गई। उस टूल किट का नाम है अग्निवीर के नाम पर भड़काने वाली टूल किट। आप ये भी याद कीजिए कि जो लोग कृषि कानून का विरोध कर रहे थे वो कह रहे थे कि कृषि कानूनों पर पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात नहीं की गई और बिना चर्चा के कानून लेकर आ गए। यही बात इसी टूल किट का हिस्सा समझिए कि यही बात अग्निपथ स्कीम के विरोध में की जा रही है। लेकिन अग्निपथ स्कीम तो सेना के द्वारा सेना के लिए सेना ही लेकर आई है, इसमें सरकार का तो मतलब नहीं है। करगिल युद्ध के बाद जो कमेटी बनाएगी उसी कमेटी की रिकमेंडेशन है और सेना ने इसकी जरूरत बताई कि हमें भाई जरूरत है कि हम सेना के अंदर जवानों की जो औसत उम्र है उसको कम कर सकें। द्वितीय विश्व युद्ध इस बात का उदाहरण रहा है। आपने पाकिस्तान के साथ जो युद्ध किया उस बात का उदाहरण रहा है कि कैसे एक यंग सेना, एक नौजवान सेना कैसे दुश्मन के दांत खट्टे कर देती है, कैसे दुश्मन देश को धूल में मिला देती है। जब सेना इस स्कीम को सही बता रही है तो फिर विरोध क्यों किया जा रहा है? सवाल यह है, जिस सवाल का जवाब तमाम लोगों को तलाशना होगा और उन लोगों को देना होगा जो विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ के बहाने वो लोग और संगठन सक्रिय हो चुके हैं जो कई दिनों से सुर्खियों में हैं नहीं। सुर्खियां बटोरनी है इसलिए विरोध भी करना है ताकि कुछ फुटेज मिले। इनमें से एक संगठन है जिसका नाम लूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि संगठन ने कब कब क्या क्या टूल किट बनाई थी या कैसे कैसे क्या क्या तर्क देते हुए कहां कहां विरोध किया था। संगठन का नाम है संयुक्त किसान मोर्चा, जिससे जुड़े हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया, संयुक्त किसान मोर्चा ने 24 जून को अग्निपथ योजना के विरुद्ध देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। सभी युवाओं, नागरिकों, पार्टियों से इसमें जुड़ने की हम अपील करते हैं। अब ये टूल किट का हिस्सा नहीं तो क्या है? लोग सवाल पूछ सकते हैं और सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि भाई योगेंद्र यादव क्या स्टेक होल्डर हैं क्या, जो उनसे पूछा जाना चाहिए? या देश भर में जो विरोध किया जा रहा है क्या वो सारे स्टेक होल्डर्स में शामिल होने वाले हैं क्या? स्टेक होल्डर मुख्य तौर पर भारत की सेना है जो चाहती है कि अब रिफॉर्म होना चाहिए। आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा कि परिवर्तन ही शाश्वत है। जो आदमी परिवर्तन नहीं चाहता, जो परिवर्तन से डरता है, वो दौड़ में पीछे रह जाता है। और साहब देश की रक्षा का मामला आता है तो भारत पीछे नहीं रह सकता। पीएम मोदी जो भी सुधारों की कोशिश करते हैं उसे डिरेल करने के लिए इसी तरह की साजिशें की जाती हैं और इसी तरीके से राजनीति होने लगती है। अब वो राजनीति किस किस मुद्दे पर कब कब हुई ये जरा समझिए आप कि सुधारों पर राजनीति क्या होती है। इस देश की जनता इस बात को बड़े मुफीद तरीके से समझती है कि सुधार की जरूरत कहां होती है और सुधारों के लिए कौन कौन लोग हैं जो कि अपनी अपनी राजनीति सीधी करने के लिए आ जाते हैं। अब यहां जो सुधार किए गए हाल ही के वर्षों की बात करेंगे, ज्यादा पीछे जाएंगे तो ये चैप्टर पाठशाला का लंबा हो जाएगा। लेकिन हाल ही के वर्षों में सुधारों पर क्या क्या राजनीति हुई उसका एक एक पॉइंटर, एक एक जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। सबसे पहले जो सुधारों की बात की हाल ही के वर्षों में, वो बात की गई कृषि कानून को लेकर के। कृषि कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करते हुए लोगों के सामने और कहा कि भाई मेरी तपस्या में शायद कमी रह गई होगी, लोगों को समझा नहीं पाए। लेकिन उससे पहले लगभग 1.25 साल क्या हुआ ये आपने हमने सब ने देखा है। कृषि कानून अंततः वापस हुए। दूसरा क्या था
दूसरा शगुफा छोड़ा गया था सीएए को लेकर के। हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के लिए जो सीए लेकर के आया गया था, इसको भी आंदोलन का उद्देश्य बनाया गया और इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए गए, जगह जगह जाम किए गए थे, आपको याद होगा। एक बड़ा जो सुधारों के लिए, वित्तीय सुधारों के लिए बहुत जरूरी चीज कही गई थी और तमाम वित्तीय विशेषज्ञों ने जिसकी जानकारी भी दी थी, वो है जीएसटी। जीएसटी जैसे वर्षों से पेंडिंग पड़े हुए मुद्दे को सुधार कर लाया गया, तो उस पर भी खूब राजनीति हुई। अगली बात कर लेते हैं हम लोग, अगली बात कर लीजिए बैंकिंग सेक्टर की, क्योंकि अगर आपको वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाना है तो बैंकिंग सेक्टर को आपको मजबूत करना होगा। बैंकिंग सेक्टर में हम लोग रिफॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर राजनीति होनी शुरू हो गई। और तो और जब नई संसद बनाने की बात हुई, सेंट्रल विस्टा की जब बात हुई, तो सेंट्रल विस्टा क्यों बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, इसकी जरूरत क्या है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, ये तमाम तर्क देते हुए इनका भी विरोध किया गया। यानी आप जहां जहां डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप जहां जहां रिफॉर्म की बात करेंगे, वहां वहां कुछ गुट ऐसे हैं कि भाई राजनीति करना उनका धर्म बन जाता है। और ठीक इसी पैटर्न पर अग्निपथ स्कीम के जरिए जब सेना ने वर्षों से पेंडिंग सुधारों को लागू करने की बात की और पीएम मोदी उसमें पथ प्रदर्शक बन रहे हैं, उसका जरिया बन रहे हैं सुधार का, तो पीएम मोदी के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है। इस देश में रिफॉर्म कितना बड़ा चैलेंज है, यह खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक किस्से के जरिए बताया। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस से जुड़े सारे अहम काम दूसरे विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रपति भवन के इलाके में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में चल रहे थे। सारे काम उसी से चलते थे। वो झोपड़ियां जर्जर हो चुकी थी। इसी झोपड़ी में डिफेंस का काम 80 साल तक लगातार चलता रहा। अब हमने वहां से उठा करके अच्छे माहौल में फौज के लिए व्यवस्था खड़ी की और इसी वजह से पीएम मोदी ने कल कहा था कि अच्छी चीजें राजनीति के रंग में फंस जाती। पिछले साल मुझे डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वह ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। और सेना में रिफॉर्म को लेकर के अग्निपथ कोई पहला उदाहरण नहीं है जब राजनीति हो चुकी है। इससे पहले भी राजनीति होती रही। मसलन जब फ्रांस से रफाल खरीदे गए तो उस पर राजनीति हुई, कीमत को लेकर के अलग अलग भ्रम फैलाए गए। जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति हुई तो उस पर भी राजनीति हुई। थिएटर कमांड की आइडिया पर राजनीति होती है। शहीदों के सम्मान में जब नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया तो उस पर राजनीति हुई। जब दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो तब सबूत मांग लिए गए, तब भी राजनीति हुई। जब 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही गई, फिर राजनीति हुई। सेना में स्वदेश निर्मित चीजों को बढ़ावा मिले, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगी, उस पर भी राजनीति कर दी गई। यानी कोई मौका छोड़ा नहीं गया, चाहे वो देश के आम लोगों से जुड़ा मुद्दा हो या उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ सेना से जुड़ा मुद्दा हो। मोदी सरकार में सेना को मजबूत करने पर काफी जोर दिया जा रहा है। पिछले 7 सालों में आधुनिक हथियारों के साथ भारतीय सेना की मजबूती के लिए क्या क्या किया गया। रफाल लड़ाकू विमान लाए गए, S-400 एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाया गया, K9 वज्र तोप की बात की गई, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें लाई गई, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर लाए गए, P-8I नेवी का सर्विलांस एयरक्राफ्ट, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएनएस विक्रांत, AK-203 असॉल्ट राइफल, अमेरिकी 6 असॉल्ट राइफल, लाइट मशीन गन NG7। इसके अलावा सीडीएस के पद का गठन किया गया। तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन का काम इस पद को दिया गया। ट्राई सर्विस थिएटर कमांड की प्लानिंग की गई। आपात स्थिति में कमांड में ताकि आसानी हो इसलिए इसकी संरचना की गई। 101 तरह के हथियारों के आयात पर रोक लगाई गई क्योंकि ये हथियार अब भारत में बन रहे हैं, इस पर भी राजनीति हुई। असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये अहम चीजें जब तक आयात की जाती थी, अब भारत ये देश खुद बना रहा है।
5 साल में जो रक्षा निर्यात है, यानी कि जो चीजें हम बाहर भेजते हैं, वो 334% बढ़ चुका है। दुनिया में ऐसे 75 देश हैं जिन देशों को भारत हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, भेज रहा है, बना करके बेच रहा है, लोगों को दे रहा है। यह सैन्य क्षमता भारत डेवलप कर चुका है, हासिल कर चुका है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह 7 अलग अलग कंपनीज बनाई गई और ये कंपनियां एक पिस्तौल से लेकर, पिस्तौल की गोली से लेकर बहरहाल एक फाइटर प्लेन तक बनाएंगी। पीएम मोदी व्यक्तिगत रूप से जवानों से मिलते हैं, जवानों का हौसला बढ़ाते हैं और खासकर दिवाली जो कि एक त्योहार है जिसमें हर कोई चाहता है कि वो अपने बड़ों के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो। पीएम मोदी खुद जो कि जवानों को अपना परिवार मानते हैं, एक परिवार के अग्रज के तौर पर जवानों के बीच पहुंचते हैं, उनका सुख साझा करने के लिए, उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा करने के लिए। इसके अलावा कई मौकों पर जवानों से मिलते रहे हैं और आमतौर पर जब जवानों से इन्हीं प्रकरणों को लेकर के, पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर के जब बात की गई, तो हर जवान के बाद जबान पर एक चीज साफ नजर आती है कि जब देश का प्रधानमंत्री बेखौफ होकर हमारे बीच खड़ा होता है हमारे उत्साह वर्धन के लिए, तो हमारा उत्साह, हमारी साहस, हमारी हिम्मत 1000 गुना बढ़ जाती है। देश की सेना को ताकतवर बनाने में पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। डिफेंस बजट लगातार बढ़ाया गया है। अब पहले के डिफेंस बजट को देख लीजिए और आज के डिफेंस बजट को देख लीजिए, एक बड़ा अंतर आपको नजर आएगा। और वो अंतर क्या है, ये आपको आंकड़ों के जरिए पाठशाला की इसी कक्षा में हम समझा देते हैं। इस सुधारों पर राजनीति हुई, अब आपको रक्षा बजट का अंतर समझाता हूं। जो लोग बात करते हैं कि रक्षा क्षेत्र में कुछ नहीं किया, रक्षा क्षेत्र में कुछ नहीं किया जा रहा, सेना के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा, अब आपको रक्षा बजट का अंतर जरा समझिए। पिछली सरकारों से लेकर के और साल दर साल का जो अंतर रहा है वो जरा समझिए। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं साल 2013-2014 के बजट में। प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे। अब आप बजट जरा देखिएगा कि साल 2013-2014 में बजट कितना था। बजट था 2.03 लाख करोड़। पाठशाला की इसी कक्षा में आपको कुछ ही वक्त पहले बताया था कि आज की तारीख में जो सिर्फ पेंशन जा रही है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की पेंशन है। यानी 2021 में जो पेंशन जा रही है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है और 2013-14 में जो कुल बजट था सेना का वो 2.03 लाख करोड़ रुपए था। अगर ऐसा ही बजट रहा होता तो आज की तारीख में 50% हिस्सा सिर्फ पेंशन में जा रहा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। आप 2022-2023 की बात कीजिए। पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। इस नाम से ज्यादा अहम इस नाम के द्वारा किया गया काम। बजट कितना है आज की तारीख में? वो है 5.25 लाख करोड़ रुपए। अब दोनों बजट में आप अंतर करके देख लीजिए कि 2013-14 में क्या था और उसके बमुश्किल 9 साल बाद बजट क्या है। बजट 2.5 गुना से ज्यादा हो चुका है सेना का बजट। ये सेना के लिए काम हो रहा है, ये आपको समझना जरूरी है और लोगों को बताना भी जो कहते हैं कि मौजूदा सरकार सेना के साथ ठीक नहीं कर रही। अब आपको लगातार ये बता रहे हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ योजना सेना की जरूरत है, ये भी बता रहे हैं कि सेना की जरूरत क्यों है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और पहलू जानना जरूरी है और पहलू यह कि दुनिया के कई देशों में इस तरह की योजना है। टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट कब से चलन में है, इसके बारे में जरा आपको संक्षेप में बता देता हूं। टूर ऑफ ड्यूटी की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। उस वक्त ब्रिटिश एयरफोर्स में पायलट्स की कमी हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने एक तय समय के लिए युवाओं को एयरफोर्स में भर्ती करना शुरू किया और शर्त रखी गई कि हर पायलट को 2 साल में कम से कम 200 घंटे फाइटर प्लेन उड़ाना होगा। उस वक्त टूर ऑफ ड्यूटी काफी सफल रहा, जिसके बाद कई देशों ने टूर ऑफ ड्यूटी को अपनाया भी और एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में वो सामने भी आ रहे हैं। ग्रीस में सेना में सर्विस करना अनिवार्य है, जिसके तहत ही सेना के जवान चुने जाते हैं।
ग्रीस में 19 साल से 45 साल के पुरुषों को सेना में काम करना मैंडेटरी है, यानी आवश्यक है। आप ग्रीस के वासी हैं तो आपको सेना में काम करना होगा। आर्मी में 9 महीने या नेवी और एयरफोर्स में 12 महीने काम करना आपकी ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी है, आपको करना ही करना है। अनिवार्य सैन्य सेवा के दौरान फिजिकल और मनोवैज्ञानिक टेस्ट देने होते हैं, जिसे आपको पास करना होता है, और उनको पास करने के बाद इन सैनिकों को रिजर्व सैनिक कहा जाता है। इसके बाद इन रिजर्व सैनिकों को 16 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे पास किया जाता है, और जो सैनिक पास कर लेते हैं उन्हें प्रोबेशनरी रिजर्व ऑफिसर कहा जाता है। इनको बैरक में रहने की जरूरत नहीं होती है, ये घर पर रह सकते हैं, लेकिन 600 यूरो यानी लगभग 50,000 रुपए प्रति महीने की इनको सैलरी मिलती है। ब्राजील की बात कर लेते हैं। ब्राजील में युवाओं के लिए अनिवार्य सेवा का प्रावधान है। ब्राजील में 18 साल के बड़े लड़कों के लिए सैन्य सेवा करना अनिवार्य है। अनिवार्य सैन्य सेवा 10 से 12 महीने के बीच की होती है। अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है तो उसे पढ़ाई के बाद सेना में अनिवार्य सेवा के लिए जाना होगा। अनिवार्य सेना के बदले में सैनिकों को छोटा वेतन मिलता है, रहना और खाना सेना की तरफ से मिलता है। स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं। वहां सैन्य भर्ती में क्या क्या नियम है। स्विट्जरलैंड में 18 से 34 साल की उम्र के पुरुषों के लिए सेना में सेवा करना अनिवार्य है। अनिवार्य सैन्य सेवा 21 हफ्ते की होती है। उसके बाद जरूरी ट्रेनिंग के लिए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है सर्कमस्टेंशियल बेसिस पर। स्विस आर्मी में शुरुआती दौर में 6 ट्रेनिंग सेशन होते हैं और हर ट्रेनिंग 19 दिनों की होती है, यानी 21 हफ्ते के बाद सैनिक की ट्रेनिंग करके रेगुलर सैनिक बन सकते हैं। इस दौरान सैनिक को सिलेक्शन के आधार पर 22 से 80 स्विस फ्रैंक यानी 1700 रुपए से 6,500 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है। युद्ध के हालात में 10 से 12 दिन के नोटिस पर अनिवार्य सेवा कर चुके सैनिकों को बुलाया जा सकता है। तुर्की की बात कर लीजिए। तुर्की में भी युवाओं के लिए सेना में काम करना कंपलसरी है, जरूरी है, करना ही करना है आपको। तुर्की में 20 साल से ज्यादा उम्र के लड़कों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। हालांकि वो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग जो विदेश में रह रहे हैं, ऐसे लोग एक तय फीस देकर के अनिवार्य सैन्य सेवा से बच सकते हैं। तुर्की में अनिवार्य सैन्य सेवा के दौरान एक सामान्य सैनिक को 76 टर्किश लीरा यानी लगभग 342 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। दक्षिण कोरिया के बारे में बताते हैं। दक्षिण कोरिया में सभी सक्षम पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। थल सेना में 21 महीने, नेवी में 23 महीने और एयरफोर्स में 24 महीने काम करना पड़ता है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को अनिवार्य सेवा से छूट मिलती है। सैन्य सेवा के अलावा पुलिस, फायर सर्विस और सरकारी विभागों में नौकरी का विकल्प मिलता है। अनिवार्य सेवा के दौरान $380 यानी लगभग 30,000 रुपए प्रति महीने उनको दिए जाते। लेकिन भारत में अग्निपथ योजना के विरोधियों को फ्रांस में जवानों की भर्ती कैसे होती है, इसका जरा एक सिनेरियो समझा देते हैं। फ्रांस में सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है। सैनिक और सेना के बीच पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को 5 साल तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। भर्ती जब हो जाती है तो भर्ती होने के बाद सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। सेना में 19 साल सेवा देने के बाद ही सैनिक पेंशन का हकदार होता है। दुनिया भर के तमाम देशों की बात की जाए तो PEW यानी प्यू रिसर्च के मुताबिक 60 देशों में सैन्य भर्ती के लिए नियम है, जिनमें कहीं अनिवार्य सैन्य सेवा है तो कहीं सामान्य भर्ती प्रक्रिया है। 85 देश ऐसे हैं जिनमें सेना के भर्ती के लिए कोई नियम नहीं। 23 देशों में सैन्य भर्ती के लिए नियम तो है लेकिन कोई आवेदन ही नहीं करता, जबकि दुनिया में 23 देश ऐसे हैं जहां रेगुलर आर्मी ही नहीं है। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद सेना में भर्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अग्निवीरों की पहली भर्ती की एक डिटेल अब जरा आपको बताते हैं। भारतीय सेना ने अग्निवीरों की भर्ती रैली के लिए आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप सब लोगों ने देखा भी होगा। अगले महीने यानी जुलाई 2022 से अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन 19 पन्नों का है। 19 पन्नों के नोटिफिकेशन में पद, उम्र, योग्यता, वेतन और सुविधा, इन 5 पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया। सेना भर्ती रैली में हिस्सा लेने वालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और यह अनिवार्य है। सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवाओं को भारतीय सेना की जो आधिकारिक वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in
इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। भारतीय सेना के इसी नोटिफिकेशन में अग्निवीरों की योग्यता, अग्निवीरों का वेतन और अग्निवीरों के लिए सेवा नियम, हर शर्त को साफ कर दिया गया। नोटिफिकेशन में नियम और शर्तों के पहले सेक्शन में क्या लिखा गया बता देते हैं आपको। उसमें लिखा गया कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती आर्मी एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए की जाएगी। 4 साल के बाद अग्निवीरों को सेवा मुक्त किया जाएगा। अग्निवीरों को आदेश के मुताबिक जल, थल और वायु तीनों जगहों पर ड्यूटी अनिवार्य होगी। अग्निवीरों को किसी भी तरह की पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। 4 साल के बाद उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी। अग्निवीरों को सेना में अलग से रैंक दी जाएगी, वो मौजूदा रैंकिंग सिस्टम में नहीं आएंगे। इन्हें किसी भी रेजिमेंट, किसी भी यूनिट और किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान में तैनात किया जा सकेगा। अग्निवीरों को 1 साल में 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी, यानी 4 साल में 120 दिनों की छुट्टी उनको मिलेगी। बीमार होने की हालात में उनको अलग से छुट्टियां दी जाएगी। अग्निवीरों की पहली रैली में 6 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। भर्ती रैली में शामिल होने वालों की उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। पहला जो पद है वो है अग्निवीर जनरल ड्यूटी। इसके लिए 45% अंकों के साथ आपको 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा पद है अग्निवीर तकनीकी और तीसरा पद है अग्निवीर तकनीकी विमानन गोला बारूद परीक्षक। इन दोनों पदों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के साथ 12वीं में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। चौथा पद है अग्निवीर क्लर्क यानी स्टोर कीपर तकनीकी, जिसमें 60% नंबरों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। गणित और अंग्रेजी में कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए। पांचवा पद है अग्निवीर ट्रेड्समैन। इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। पास होंगे तो आपके इसके लिए लायक हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। छठा पद है अग्निवीर ट्रेड्समैन। इसकी न्यूनतम योग्यता है 8वीं पास होना। लेकिन अग्निवीर योजना में अप्लाई करने वालों को 8 तरीके के अपने सर्टिफिकेट भी जमा करने होंगे। जो सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं पाठशाला की इसी क्लास में आपको बता देते हैं। इसमें आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा, इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, इसमें जाति पहचान पत्र होगा, इसमें धार्मिक पहचान पत्र होगा, स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से बनवाया जाएगा। आप अविवाहित हैं, अगर 21 साल से कम की उम्र के हैं तो आप अविवाहित हैं, इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और साथ ही साथ रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। सेना में भर्ती नोटिफिकेशन में अग्निवीरों को मिलने वाले इंश्योरेंस का भी जिक्र किया गया है। 4 साल की सर्विस के दौरान अग्निवीर को 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। सर्विस के दौरान शहादत पर परिवार को 44 लाख रुपए मिलेंगे। सेवा पूरी ना होने पर शहादत के बाद भी 4 साल का पूरा भुगतान किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान फिजिकल डिसेबिलिटी पर मुआवजा दिया जाएगा। अगर 100% डिसेबिलिटी होती है तो 44 लाख रुपए, 75% डिसेबिलिटी होती है तो 25 लाख रुपए, 50% डिसेबिलिटी होती है तो 15 लाख रुपए सैनिक को दिए जाए। सेना में 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीरों को क्या क्या फायदा होगा, नोटिफिकेशन में इसके बारे में भी जिक्र किया गया। 4 साल की नौकरी के बाद जवानों को अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल सर्टिफिकेट होगा। 8वीं पास कर अग्निवीर बनने वालों को 10वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। 10वीं पास कर अग्निवीर बनने वालों को 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी पढ़ाई आपकी नहीं रुकेगी। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, भारतीय सेना का कौशल हासिल कर रहे हैं, योग्य बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुक रही। इंडियन एयरफोर्स ने भी अग्निवीरों के पहले बैच के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयरफोर्स में सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी, जैसा कि पहले से डिफाइंड है। 4 साल बाद 75% सैनिकों को वापस उनके घर भेजा जाएगा, जबकि 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान के तौर पर नियुक्त कर लिया जाएगा। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, यह एयरफोर्स अपने विवेक से तय करेगी। एयरफोर्स में सैनिक स्तर की भर्ती के नियम पुराने वाले ही रहेंगे। जनरल ड्यूटी सैनिक की भर्ती के लिए 10वीं पास होगा। अलग अलग श्रेणियों में 10वीं 12वीं पास करने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। अग्निवीरों को सर्विस के दौरान यूनिफॉर्म पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह पहनना होगा, जो कि आपके गौरव का प्रतीक होगा, आपकी पहचान का प्रतीक होगा। अग्निवीर सम्मान और पुरस्कार के भी हकदार होंगे। सैलरी, भत्ता, पेंशन और इंश्योरेंस के नियम थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों में समान होंगे।
उम्र और छुट्टियों के सारे आधार थल सेना के अग्निवीरों की तरह ही बाकी सेनाओं के भी होंगे। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से सबसे पहला सवाल यह था कि 4 साल बाद जब ये जवान सेना से सेवा मुक्त हो जाएंगे तो इनका क्या होगा। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय समेत कई राज्यों ने नौकरियों में इन्हें प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस और साथ साथ दूसरी सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का फैसला किया और ये पब्लिक डोमेन में फैसला है। मध्य प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को तवज्जो देगी, यानी प्राथमिकता देगी। हरियाणा में जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उन सरकारी नौकरियों में उनकी योग्यता के मुताबिक अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड में अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। असम सरकार ने अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में वरीयता देने का ऐलान कर दिया है। तो साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण का ऐलान किया। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, इन तमाम बलों में अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के पहले बैच के लिए उम्र सीमा में छूट देने की घोषणा की और उम्र सीमा 21 साल से बढ़ा करके 23 साल कर दी। रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट और डिफेंस पब्लिक सेक्टर की 16 कंपनियों में आरक्षण मिलेगा। मर्चेंट नेवी की बात की जाए तो मर्चेंट नेवी में इन्हीं अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा अग्निवीरों की मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनियां हैं और वित्तीय संस्थान हैं, वो भी योजना बना रहे हैं। वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि पीएसबी हो, पीएसआईसी हो और देश के अलग जो वित्तीय संस्थान हैं उनमें अग्निवीरों की योग्यता के मुताबिक रोजगार के अवसर दिए जाएंगे उनको। राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी अग्निवीरों को 4 साल के बाद रोजगार देने का ऐलान कर रहे हैं। महिंद्रा ग्रुप का उदाहरण लीजिए। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने आज 2 ट्वीट किए और अग्निवीरों को रोजगार देने का ऐलान किया। पहले ट्वीट में लिखा कि अग्निपथ पर हुई हिंसा से दुखी हूं। जब पिछले साल इस योजना पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था कि, और मैं दोहराता हूं, कि अग्निवीरों का अनुशासन और कौशल उन्हें रोजगार योग्य बना देगा। महिंद्रा समूह ऐसे प्रशिक्षित सक्षम युवाओं की भर्ती के अवसर का स्वागत करता है। आनंद महिंद्रा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आरपीजी ग्रुप के हर्ष गोयनका ने अग्निवीरों को रोजगार देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आरपीजी ग्रुप भी अग्निवीरों की नियुक्ति का अवसर देने का स्वागत करता है। मुझे आशा है कि दूसरे कॉर्पोरेट भी इस शपथ को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे और युवाओं को भविष्य के प्रति आश्वासन देंगे। उद्योगपति किरण मजूमदार शॉ ने भी अग्निपथ योजना की तारीफ की और ट्वीट किया, औद्योग और बाजार के क्षेत्र में अग्निवीर स्कीम लाभकारी साबित होगी। यानी जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी मान रहे हैं कि लाभकारी साबित होगी और वो पहल कर रहे हैं कि जो युवा वापस आएंगे सेना से उनका खुले हाथों से तहे दिल से स्वागत है इनके अपने संस्थानों में। हम आपको बता चुके पहले कि कैसे मोदी विरोध एक सियासी परंपरा बन चुकी है, चाहे बात कोई भी। रविवार को क्या होता है? रविवार को प्रगति मैदान टनल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने टनल का जायजा लिया। इस दौरान वहां पड़ी पानी की खाली बोतल को उठाकर के डस्टबिन में डाल दिया। पीएम मोदी ने सफाई का संदेश दिया। गंदगी कहीं भी हो, वहां पर कोई भी मौजूद हो, उसे साफ करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के सियासी विरोधियों ने सफाई के इस संदेश का भी विरोध करना शुरू कर दिया। यह कहा गया कि पीएम ने फोटो खिंचवाने के लिए बोतल को डस्टबिन में डाला था। लेकिन मोदी विरोध में लोग ये भूल गए कि पीएम का असली संदेश यही है कि आसपास स्वच्छता होनी चाहिए। अगर आपको ये दिखावा लगता है तो आप भी कीजिए और इस बहाने से देश हमारा स्वच्छ हो जाएगा। तो पाठशाला की आज की कक्षा में आपको अग्निवीरों के पीछे क्या क्या योजनाएं हैं, क्यों अग्निपथ योजना को सेना कहती है कि बेहतर है और कैसे अग्निवीरों के बेहतर सुनहरे भविष्य के लिए योजना तैयार की गई, इसको लेकर के एक एक बिंदु आपको बताया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे और टाइम्स ऑफ भारत पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।